बच्चों, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए आप कई वीडियो देख चुके हैं, कोचिंग में पढ़ चुके हैं, स्कूल में पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होने वाला है। ठीक है, सो मैं हूं श्रीधर आचार्य। जल्दी से कॉपी पेन निकालिएगा और हेडिंग लगाइए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहां पर देखिए, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत है एक वैद्युत द्विध्रुव की। तो यहां पर हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना है। ठीक, अब वैद्युत द्विध्रुव के दो आवेश होते हैं, ये रहा बेटा पहला आवेश प्लस क्यू। ठीक है, और यहां पर आपको दूसरा आवेश लेना है क्या, माइनस क्यू। दोनों आवेशों के बीच में यहां पर तुम्हें क्या रखना है, एक मध्य बिंदु रखना है O। सो प्लस क्यू आवेश से O तक के बीच की दूरी A और O से माइनस क्यू आवेश तक के बीच की दूरी A। ठीक है, अब इसे द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर यहां पर निरक्षीय स्थिति में क्या है, एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। देखो, अगर वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जाते हैं तो इसको बोलते हैं अक्ष, और अक्ष के लंबवत क्या होती है, निरक्ष। मतलब इस लाइन को ही क्या बोलते हैं, निरक्ष। ठीक है, तो निरक्ष पे रखी है क्या, एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। चलो सही है। अब बेटा ये प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश दोनों के कारण दो विद्युत क्षेत्र बनेंगे, क्योंकि दोनों की प्रकृति कैसी है, अपोजिट। इसकी है प्लस और इसकी है माइनस, और इस विद्युत क्षेत्र की हमें दिशा ज्ञात करनी है। तो दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, बोलो। आप सब में से कोई बता सकता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को किस तरीके से अपन ज्ञात करते हैं? ठीक है, डेरिवेशन का आपने सीधा सीधा रट्टा मारा होगा तो नहीं बता पाओगे, यही तो मैं बता रहा हूं। इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा बनेगी वो किस दिशा में होगी, आपको ये बताना है। तो इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, इस पॉइंट पर एक हम रख देते हैं क्या, एक परीक्षण आवेश रख देंगे। क्या किया मैंने, इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज रख दिया। अब परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज का काम क्या रहता है, इसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। दूसरा, इसका जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता नहीं है, या ऐसे समझो कि बहुत कम होता है। तब ये प्लस क्यू आवेश इस टेस्ट चार्ज को, परीक्षण आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि ये भी धन और ये भी धन, और दो धन एक दूसरे को सेंटर टू सेंटर क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं कि नहीं। अच्छा, तो ये इस पे बल लगाएगा तो क्या ये मतलब परीक्षण आवेश इस पे बल नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने क्या बताया, जो परीक्षण आवेश है उसका जो विद्युत क्षेत्र है वो बहुत कम होता है। तो कभी भी परीक्षण आवेश किसी दूसरे आवेश पर बल नहीं लगा सकता, जबकि जो मेन आवेश है वो इस पर क्या लगा सकता है, एक बल लगा सकता है। आप ऐसे समझो कि ये है शेर तो ये है चूहा, चूहा कभी शेर पर बल नहीं लगा सकता। ठीक है, तो इसे शेर ने, माने प्लस क्यू आवेश ने इस पर क्या लगाया, एक बल लगाया। कौन सी दिशा में, प्रतिकर्षित किया। देखो, इसने इस परीक्षण आवेश पर इस दिशा में क्या लगा दिया, बल लगा दिया। ठीक है, और अब ये जो प्लस क्यू आवेश है, मतलब जिसको अपन परीक्षण आवेश बोल रहे हैं, उसको ये माइनस क्यू आवेश क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसने, माइनस क्यू आवेश ने परीक्षण आवेश को क्या कर दिया, अपनी ओर आकर्षित कर दिया। ठीक है, तो ये जो इस दिशा में बल लग रहा था कि नहीं, और जिस दिशा में बल लगता है, आपने सुना होगा कि जो विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो एक सदिश राशि होती है, जिस पर लगने वाले बल की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो बल की दिशा में जो विद्युत क्षेत्र मिला उसको अपन ने नाम दे दिया क्या, E1।
और ये दूसरे आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा अपन को मिली है उसको अपन ने नाम दे दिया E2। ठीक है, सो बेटा अपन को इस परीक्षण आवेश की वजह से क्या मिल गया, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन या दिशा मिल गई। बोलो क्लियर है क्या? एक बार क्वालिटी चेक कर लूं कैसे आ रही है। ठीक है, एक बार आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको आवाज और जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो क्लियर विजिबल हो रहा है क्या। ठीक है, कई बार क्या होता है कि बच्चों को क्लियर दिखता नहीं है, दिख रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, यस और नो लिख दीजिए। ओके, अब यहां पर E1 और E2 के बीच में अपन एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं। खींच लिया। अब यहां पर अगर कोण थीटा बनेगा तो एकांतर कोण से यहां पे भी क्या बनेगा बेटा, एक कोण बनेगा थीटा, बनेगा कि नहीं? और अगर यहां पे भी अगर एक कोण थीटा है, क्योंकि सिमेट्रिकल दिख रहा है, दोनों बराबर है, तो ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पे भी सर थीटा आ जाएगा। अब शीर्षाभिमुख से यहां पे भी कोण कितना बन जाएगा, थीटा कोण ही बन जाएगा। इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक है, अब यहां पर देखो, ये जो E1 है, विद्युत क्षेत्र E1 है, इसको हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। क्लास 11th में आपने दो सदिशों के घटकों में वियोजित करना आपने सीखा होगा। तो E1 जो विद्युत क्षेत्र बना है, इसके अपन क्या कर सकते हैं, दो घटक ले सकते हैं। ठीक है, अब इस थीटा की अपन को जरूरत है नहीं, तो इसको क्या करें अपन, दो घटकों में वियोजित करें। एक हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक, ये E1, और एक हो जाएगा कौन सा, क्षैतिज घटक। तो ये हो जाएगा, देखो थीटा के साथ वाला घटक क्या लेते हैं, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा। बोलो क्लियर है क्या? और इसी तरह से ये जो E2 है, ये वाला घटक, इसको क्या लेंगे अपन, E2 कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक ये वाला क्या हो जाएगा, E2, ये वाला घटक E2 साइन थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगी क्या, बिंदु P। अच्छा बेटा, आप जो 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बात कर रहा हूं, उसमें आपको थ्योरी भी बहुत ज्यादा लिखनी पड़ती है। जैसे आपको इसकी डायग्राम में जो कुछ किया है उस सब की क्या लिखना है, आपको थ्योरी लिखना है। तो यहां से स्टार्ट हो जाना, ऐसे लिखोगे, देखो मैं बता रहा हूं। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q आवेशों से मिलकर बना है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2a, 2a। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, इतनी थ्योरी लिखोगे क्या? इसके बाद लिख देना, बिंदु A पर स्थित +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही बात होती है। तो मुझे ये बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² न्यूटन पर कूलम। ये सूत्र आप सभी जानते होंगे, सुना होगा, मैंने इस पर डेरिवेशन भी बताया है। ठीक है, तो ये अपन को लगाना है। तो यहां पर आवेश कौन सा है, +Q आवेश है, और दूरी क्या हो जाएगी, A से अपन कहां पर ज्ञात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र P पर, तो दूरी क्या हो जाएगी, AP। इसी सूत्र को यहां पर लगा दें अपन, तो कितना आ जाएगा, देखो जरा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/AP, क्योंकि दूरी क्या है, AP, और सूत्र में क्या है, स्क्वायर है, तो अपन ने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अच्छा, इसके बाद क्या करना है अपन को, इस विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी बतानी है, दिशा। दिशा मैंने 2 मिनट पहले क्या बताई थी, कमेंट करते जाया करो, दिशा कितनी होगी, जल्दी बोलो।
इसे विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? अरे बेटा ए से पी डायरेक्शन में, तो यहां पे क्या लिखोगे? अलोंग एपी के अनुदिश, ठीक है, एपी के अनुदिश, अलोंग एपी डायरेक्शन। ओके, इतना हो गया। इसको समीकरण नंबर अपन 1 दे देते हैं। अब देखो जरा, बिंदु बी पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों एक ही बात है, तो यहां पर क्या लिख देना? बिंदु बी पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र। तो अभी यहां पर देखो क्या था, सब कुछ वही रहेगा, बस दूरी बदल जाएगी, क्योंकि अब दूरी क्या है? -q आवेश से बिंदु पी के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? ये दिख रहा है कितना होगा? बीपी। तो यहां पे क्या आ जाएगा? E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन बीपी स्क्वायर। और इसको दिशा क्या दोगे बेटा? किसके अनुदिश है? इसकी दिशा क्या है? P से B, तो यहां पे लिखोगे PB वेक्टर के अनुदिश। बोलो क्लियर है क्या? ओके, और इसको देना क्या? समीकरण नंबर 2। कई लोग कह रहे हैं सर यहां पे आपने माइनस नहीं लगाया, तो माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अपन दिशा लेके चल रहे हैं, तो चार्ज का मतलब आवेश का केवल क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड बस लेके चल रहे हैं भाई, जितना इस पे प्लस होता है इस पे क्या है? माइनस है, और दिशा ले ली अपन ने पी से बी डायरेक्शन में। क्लियर है ना? ओके, अब यहां पर देखो, अगर तुम बिंदु पी की दूरी ए से देखो या बी से देखो, तुम्हें बराबर दिख रही है। तुम यहां से पी के पास चले जाओ, चाहे बी से पी के पास चले जाओ, तुम्हें बराबर दूरी कवर करनी पड़ेगी। मतलब एपी बराबर क्या लिख सकते हैं? बीपी लिख सकते हैं। तो एपी यहां पे क्यू की का निशान, एपी बराबर बीपी। अब बेटा अगर तुमने ऐसा लिख दिया है, तो यहां पर जो बीपी है उसको तुम एपी लिख सकते हो, क्योंकि बीपी किसके बराबर है? एपी के। तो बीपी की जगह क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो एपी। तो ये हो जाएगा एपी स्क्वायर। अगर यहाँ पे एपी स्क्वायर हो गया तो फिर ये और ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या? क्या बोला मैंने? सर बीपी बराबर है एपी, तो बीपी की जगह क्या लिख सकते हो? एपी स्क्वायर। यहां पे भी एपी स्क्वायर और यहां पे एपी स्क्वायर, बाकी सब तो एक है ही। तो इसका मतलब ये है कि ये ससुरा और ये क्या हो गए? इक्वल हो गए। और जब ये और ये इक्वल हो गए तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, इसलिए E1 बराबर हो जाएगा बेटा E2 के। दोनों आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा क्या बनेगा? इक्वल बनेगा। क्लियर है? अब इसके बाद में तुम यहां पर देखो, इसके बाद में तुम यहां पर देखो, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा के विद्युत क्षेत्र के घटक एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। देखो दिख रहा है क्या? E1 साइन थीटा ऊपर की डायरेक्शन में है, E2 साइन थीटा नीचे की डायरेक्शन में है। देयर आर अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। अतः ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। इनका काम क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, परंतु E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा के घटक, E1 cos थीटा दिख रहा है, ये रहा, और E2 cos थीटा, ये देखो दोनों घटक कैसे हैं? एक ही दिशा में है। तो इन दोनों घटक को आपस में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे? इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ठीक है, थ्योरी डाल देना, ऐसा लिख देना, क्योंकि E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा, मतलब हिंदी बोल रहा हूं, E1 साइन थीटा
और E2 sin थीटा एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, अतः एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, परंतु E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, स्वाहा जुड़ जाते हैं। तो यहां पर आ जाएगा बेटा E हो जाएगी परिणामी तीव्रता, यहां पर कितना हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस कितना हो जाएगा E2 cos थीटा स्वाहा, और जो E2 है वो E1 के बराबर है, तो यहां पर आ जाएगा E बराबर E1 cos थीटा। फिर मैंने क्या बोला, E2 किसके बराबर है, E1 के बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा E1 cos थीटा। अब बेटा E1 cos थीटा E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा कितना हो जाएगा 2E1 cos थीटा। अब यहां पर लिखूंगा मैं, तब ये हो जाएगा E बराबर 2E1 cos थीटा। बोलो क्लियर है? कमेंट करके बताते चला करो, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो बता दिया करो, ठीक है। आप ऐसे फील किया करो कि आपकी ये ऑफलाइन क्लास ही है। भाई मैं आप सबसे बात कर सकता हूं, आप मुझसे बात कर सकते हो। कमेंट बॉक्स काय के लिए रहता है, बात करने के लिए ही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक अटेंडेंस लगा दिया करो। अटेंडेंस कैसे लगाओगे, एक लाइक का बटन दबा दिया करो, उससे मुझे पता चल गया कि आप आ जाओगे, ठीक है, आप आ गए हो, और मुझे ये भी पता चलेगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है। तो क्या है, जब तक आप मुझसे, मैं आपसे जुड़ूंगा नहीं, एक दूसरे को फील नहीं करूंगा, तब तक अपन मजा नहीं आता, एक बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बाद बेटा यहां पर क्या होगा, E इक्वल टू E1 की वैल्यू रख दो, तो ये रहा E1, दिख रहा है E1, तो E1 तो ये 2, फिर क्या करें E1 कितना दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर कितना है Q अपॉन, फिर है AP स्क्वायर, फिर कितना है cos थीटा। बोलो क्लियर? सही वैल्यू रखी है, देखो ये 2 है, ये E1 की वैल्यू, ये है cos थीटा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इतना आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? मैं भूल जाता, ये ग्लव्स इसलिए तो पहना मैंने बिठाने के लिए, ठीक है। ओके, अब यहां पर देखो, इसको अपन आगे सॉल्व करें। ये हो जाएगा E बराबर सबसे पहले चल रहा है 2। अच्छा, उसके पहले ये बात देखो, अगर हम यहां पर AP स्क्वायर की व्यवस्था कर लें और cos थीटा की व्यवस्था कर लें तो अपन मान रख देंगे डायरेक्ट। तो आप में से कोई बता सकता है कि AP स्क्वायर और cos थीटा की वैल्यू अपन कैसे निकालें? देखो यहां पे अपन को एक समकोण त्रिभुज बनता दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज तुम्हें बनता दिख रहा है। थीटा के सामने क्या है, ये है परपेंडिकुलर, और ये है परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, लंब। ये है लंब और ये है आधार और ये है कर्ण। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, कौन से त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAP, समकोण त्रिभुज OAP में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण तो अपन को दिख रहा है A से P कर्ण है, तो यहां पे आ जाएगा AP का वर्ग, ठीक है। AP का तो अपन को मान चाहिए, इसलिए तो अपन ने लगाया पाइथागोरस प्रमेय। तो कितना हो जाएगा AP स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, तो लंब कितना दिख रहा O से P, तो बराबर हो जाएगा OP, सॉरी कितना हो जाएगा OP स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा OA स्क्वायर, राइट। अब आगे देखो कितना हो जाएगा AP स्क्वायर बराबर करोगे तो यहां पर OP देखो, सो O से P तक की वैल्यू कितनी है R, तो यहां पे आ जाएगा कितना R, और यहां पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लगाया, प्लस OA, सो
यहाँ पर देखो जरा, ओ से ए तक कितना है, स्मॉल ए वैल्यू है इसकी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू बन गई बेटा, ये ए पी स्क्वायर की वैल्यू बन गई। समीकरण अपन इसको कोई दे सकते हैं, 2 3 शायद 3 दे दें इसको अपन, तो समीकरण 3 में अपन इसका मान रख देते हैं, ठीक है। समीकरण 3 में मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में मान रखने पर, चलो मान रखें तो ये हो जाएगा ई बराबर 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर कितना है क्यू अपॉन एपी स्क्वायर। एपी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, और इंटू कितना है कॉस थीटा, फिर बचा कितना कॉस थीटा, फिर बचा कितना कॉस थीटा, ठीक है। ओके, अब यहां से निकाल लें अपन कॉस थीटा। अब कॉस थीटा निकाल लें तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा मतलब आधार बटे कर्ण। मुझे ये बात आपसे पूछनी चाहिए थी, क्या आपको ये बात पता थी? 12th क्लास में इतना तो आप सभी को पता होगा, लेकिन कई बच्चे रहते हैं ना बहुत, मुझे क्या करना है, इसलिए डिटेल में मैं आप सभी को पढ़ाता हूं। मुझे जो यहाँ पर देखने आ रहा है, आखिरी बच्चे तक मेरी आवाज पहुंचना चाहिए। लास्ट बेंच पर जो बैठा हुआ बच्चा है वो भी फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझ पाए, ये मेरा उद्देश्य रहता है। और फ्री पढ़ाने का, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, आपकी फीस इतनी है, बस एक लाइक कर दो, कमेंट करते रहो बीच बीच में, यही मेरी फीस है। आप अंतरात्मा से जुड़ जाओ मेरे से, और मैं अंतरात्मा से आप सभी को पढ़ाऊं, यही मेरी फीस है, यही मेरा उद्देश्य है कि भारत का हर बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ सके। वैसे भी हिंदी मीडियम का जो क्रेज है धीरे धीरे कम हो रहा है। सोचो इंग्लिश मीडियम कितने सारे चैनल हैं और हिंदी मीडियम के बिल्कुल कम है ना। इसलिए मैं आप सभी को कोशिश करता हूं बहुत अच्छे से दिल से पढ़ाने का। जो मैं कोचिंग में पढ़ाता हूं उतनी ही ईमानदारी से मैं आप सभी को ऑनलाइन भी पढ़ाता हूं। तो क्या चाहिए अपन को, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। आधार अपन को दिख रहा है, ओ से ए है तो यहाँ पे ए लिख दो, बटे कर्ण अपन को क्या दिख रहा है, एपी, तो यहाँ पे क्या लिख दो, एपी, ठीक है। अब 2 मिनट पहले ही अपन ने यहाँ पे एपी स्क्वायर तो निकाला है और अपन को चाहिए एपी। तो अगर एपी चाहिए तो ये 2 इस साइड आके क्या अंडर रूट बनेगा, अंडर रूट मतलब 1/2, तो 1/2 मतलब कितना हो जाएगा, यहां पर अपन लिख सकते हैं एपी बराबर अंडर रूट मतलब डायरेक्ट अपन 1/2 लगा देंगे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 1/2। क्लियर है, ये किसकी वैल्यू है, एपी की, एपी, और एपी अपन को दिख रहा है डायरेक्ट, तो यहाँ पे डायरेक्ट यही वैल्यू रख देंगे। ओके, ऐसे ही करते अपन, तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे होल 1/2। ये किसकी वैल्यू बन गई, कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा ये अपन को दिख रहा है, मान रख दे, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो ई बराबर 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर कितना हो जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और इंटू करके है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना आ गया अपने पास, तो कॉस थीटा अपने पास आ गया, तो कॉस थीटा अपने पास आ गया है ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 1/2। सही है, ओके, एक स्टेप यहां पे आ जाएगी। तो ई बराबर ये बन जाएगा, देखो आप सभी ने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सुना होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं, पी से। अगर मेरे वीडियो आप लगातार देख रहे होंगे तब तो आप 2 मिनट में बता दोगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q × 2a, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पर देखो दिख तो रहा है, ये है Q, ये है 2 और ये है A, तो Q × 2a क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। चलो आगे देखो, तो ये बनेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q × 2a हो गया P, Q2AP, बटे अब कितना बचा है, अब बचा है यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई पावर नहीं मतलब 1 की पावर, तो यहाँ पे 1 लगा दो,
और इंटू करके कितना है, इंटू करके है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और टू दी पावर 1/2। ठीक है, अब आगे देखो, वीडियो को पॉज करके नोट करते चला करो बार बार। तारों ने पूछा सितारों से, तो बेटा अब आपने एक चीज सुनी होगी, अगर बेस इक्वल है, जैसे 10 के ऊपर a की घात है, 10 के ऊपर b की घात है, तो 10 के ऊपर कितनी घात हो जाएगी, a प्लस b की घात हो जाएगी, है ना। मतलब कहने का ये है कि अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। आप सबको पता होगी ये बात। अगर आधार समान है, अगर इसको आधार बोलते समान है, तो ये जो घातें हैं वो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर देखो ये है आधार और ये है इनकी घातें, तो जुड़ जाएंगे कि नहीं। ओके, चलो तो जोड़ दें अपन, तब ये बन जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, P अपॉन पेन बदलने एक बार, चलो ये बदल लिया, P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और घातें कौन कौन सी हैं, 1 प्लस 1/2। ठीक है, अब 1 प्लस 1/2 को जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। तो यहां पर आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा 3/2 न्यूटन पर कूलम। तो एक सूत्र तो यही बन गया इसका। अब कई बार इसकी कंडीशन पूछ लेते हैं कि यदि वैद्युत द्विध्रुव का आकार बहुत कम है, साइज बहुत कम है, और वो बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है वो बहुत अधिक है। ठीक है, वैसे भी समझो जो यहाँ पे प्लस दिख रहा है और ये जो माइनस दिख रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे या कोई छोटे चार्ज होंगे, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणु तक अपन को कभी नहीं दिखेगा, तो दिखता है तो उसके जो कण है, अभी कण है, वो तो अपन को दिख ही नहीं सकते। तो उनके बीच की दूरी तो और सोचो, जैसे दो छोटी चींटी बहनें आपस में बात कर रही हैं, उनके बीच की दूरी क्या ही होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि चींटी इतनी छोटी, तो उससे कई गुना छोटे क्या होते हैं, प्लस माइनस होते हैं। तो यहां पे आपको क्या लिखना है, यदि ए का मान बहुत कम हो, तब स्मॉल ए लेस देन बहुत छोटा है आर से, तब यहां पर ए की अपन क्या करेंगे, उपेक्षा करेंगे, तब ये बनेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे आ जाएगा P बटे आर स्क्वायर, इसको 0 कर दो क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम है, फिर कितना होगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। ठीक, थोड़ा सा और, इतना पढ़ लिया तो थोड़ा सा एक स्टेप और देख लो। स्टेप ये कह रहे हैं, ये एक कांस्टेंट है, P भी कांस्टेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं E व्युत्क्रमानुपाती 1/r क्यूब। मतलब ये है, जैसे जैसे द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r का मान बढ़ाते जाओगे, r का मान बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। r का मान बढ़ाओगे, E का मान घटाओगे। बोलो क्लियर है। सो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को तो लाइक आपने कर ही दिया है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करो ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है बच्चा, मिलते हैं अगले वीडियो में।